हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास 5th ऑफ नाड़ी चिकित्सा। पहले हमने सुपरफिशियल लेवल ऑफ पल्स एंड डीप लेवल ऑफ पल्स के बारे में जाना था। डीप लेवल ऑफ पल्स हमें पेशेंट की प्रकृति के बारे में बताती है एंड सुपरफिशियल लेवल ऑफ पल्स हमें उसकी विकृति के बारे में बताती है। एंड इसके अलावा हमने सुपरफिशियल एंड डीप लेवल ऑफ पल्स से ऑर्गन्स को कैसे एग्जामिन करते हैं ये भी सीखा। डीप लेवल ऑफ पल्स जो होती है वो 7th लेवल पर होती है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 5th लेवल ऑफ पल्स को कैसे एग्जामिन किया जाता है एंड 5th लेवल ऑफ पल्स जो है उससे धातुओं को कैसे जाना जाता है। देखिए, टिश्यूज़ यानी कि धातुओं की नॉलेज एंड एग्जामिनेशन एक डीप लेवल की फिजियोलॉजी है जो कि हमें 5th लेवल ऑफ पल्स यानी कि डीप पल्स से पता चलता है। धातुओं की क्षय होगा या वृद्धि होगी ये धातुओं की अग्नि पर निर्भर करता है। यदि धातु अग्नि जो है वो तीक्ष्ण होती है तो उसमें धातुओं का क्षय होता है, और यदि धातु अग्नि मंद होती है तो आम जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है एंड संचित होने लगता है, जिसकी वजह से धातुओं की वृद्धि होने लगती है। ये वृद्धि अनप्रोसेस्ड धातुओं की होती है, रॉ टिश्यूज़ की होती है। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे बैक एक है या फिर मुझे नीज़ में पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आता है, एंड अगर आप एक्सरे करा के देखते हैं तो कॉमनली मैक्सिमम पेशेंट्स में आपको ऑस्टियोफाइट्स नज़र आते हैं वर्टिब्रास पे या फिर नीज़ के जो लेटरल एरिया पे, मीडियल एरिया पे ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा पेन महसूस होती है। तो ये ऑस्टियोफाइट्स ही होते हैं जो कि अस्थि धातु की वृद्धि कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर अग्नि मंद होगी, आम जो है वो संचित होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा एंड अनप्रोसेस्ड रॉ धातुओं की वृद्धि होगी एंड पेशेंट को व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। आइए जानते हैं कि 5th लेवल ऑफ पल्स कैसे एग्जामिन की जाती है। जैसा कि मैंने अपनी क्लास 1 में आपको बताया था कि पल्स को एग्जामिन करते टाइम हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए और आपकी फिंगर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बस उसी को फॉलो करते हुए हमने पल्स को एग्जामिन करना है। पेशेंट की रेडियल आर्टरी पर हमने अपनी तीनों फिंगर्स को पोजीशन करना है, जैसा कि मैंने उसमें बताया था क्लास 1 में। एंड देन आपने प्रेशर देना है टू फील द डीपेस्ट लेवल ऑफ पल्स, यानी कि 7th लेवल तक आपने प्रेशर देते हुए जाना है एंड देन माइल्ड प्रेशर आपने रिलीज़ कर देना है ताकि आप 6th लेवल पर पहुंच पाएँ। एंड देन थोड़ा सा और प्रेशर रिलीज़ करके आपने 5th लेवल वाली पल्स को फील करना है। अब ये 5th लेवल वाली जो पल्स है ये आपको धातुओं की जो स्थिति है वो बताएगी। देखिए, जो धातु या टिश्यू हेल्दी लेवल में है, हेल्दी स्टेज में है, उसका कोई स्पाइक नहीं फील होगा। बट क्योंकि जो तीनों दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये धातुओं में इनका फ्लो रहता है, धातु में फ्लो करते हैं। तो जो वीक धातु होता है उसमें ये अपना स्पाइक जो है वो फील करवाते हैं, मतलब कि उस वीक धातु में स्पाइक जो है वो प्रेजेंट रहता है। आपको 5th लेवल की पल्स एग्जामिन करके यदि कोई स्पाइक फील होता है दैट मीन्स वो धातु वीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि धातुओं की जो स्पाइक होती है, कौन से धातु की स्पाइक कौन सी फिंगर पर, कौन सी कर्वेचर पर आपको मिलती है। ये है 5th लेवल ऑफ पल्स, जिसमें आपको तीनों फिंगर्स यानी कि रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर की अलग अलग कर्वेचर्स पर अलग अलग धातुओं के स्पाइक का पता चलता है। यदि आपको तीनों फिंगर्स के मिडल कर्वेचर पर स्पाइक फील होता है दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ शुक्र एंड आर्तव धातु। दोस्तों, धातुओं को अगर आप पल्स के थ्रू एग्जामिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वात पित्त और कफ के स्पाइक का पता होना चाहिए कि वात दोष का जो स्पाइक है उसकी क्या क्वालिटी रहती है, पित्त दोष के स्पाइक की क्या क्वालिटी रहती है, या फिर कफ दोष के स्पाइक की क्या क्वालिटी रहती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, यदि आप पेशेंट की पल्स चेक कर रहे हैं एंड आपको अपने रिंग फिंगर के मिडल कर्वेचर पर स्पाइक फील होता है एंड दैट इंडिकेट्स कि उसकी रस धातु वीक है, क्योंकि वो उसके रस धातु की पोजीशन है। बट उसकी वीकनेस, कौन सा दोष जो है उसकी वीकनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये स्पाइक की क्वालिटी से पता चलेगा। पोजीशन जो है स्पाइक की उससे धातु का पता चलेगा एंड क्वालिटी ऑफ द स्पाइक से ये पता चलेगा कि कौन सा दोष है उस धातु को वीक कर रहा है। जैसे कि आपको रिंग फिंगर के मिडल कर्वेचर पर स्पाइक फील होता है एंड वो स्पाइक फीबल है
वीक है, थ्रेडी है, इसका मतलब कि वो वातज स्पाइक है जो कि रस धातु को वीक कर रहा है। वातज दोष जो है वो रस धातु को वीक कर रहा है। और उसी तरह से आपको अगर फॉर एग्जांपल रिंग फिंगर के डिस्टल कर्वेचर पर स्पाइक मिलता है, अब डिस्टल कर्वेचर पर पोजीशन होती है रक्त धातु की, एंड स्पाइक की अगर जो क्वालिटी है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है, शार्प है, अपलिफ्टिंग है, मतलब मंडूक गति है, दैट मीन्स कि पित्त दोष जो है वो रक्त धातु को वीक कर रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा दोष है वो इन्वॉल्व है, कौन सी धातु को वो वीक कर रहा है। एंड इसी तरह से मिडल कर्वेचर तीनों फिंगर्स पे पोजीशन होती है शुक्र एंड आर्तव धातु की। इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? यदि आपको मिडल कर्वेचर, फॉर एग्जांपल आपको रिंग फिंगर के मिडल कर्वेचर पर स्पाइक फील होता है, दैट मीन्स कि शुक्र धातु को वीक करने वाला है कफ दोष। ठीक है, कफ दोष की वृद्धि हो चुकी है जो शुक्र धातु को वीक कर रही है, शुक्र धातु की विषमता में वो रिस्पॉन्सिबल है। और उसी तरह से अगर शुक्र धातु वाला स्पाइक आपको मिडल कर्वेचर ऑफ मिडल फिंगर पर फील होता है, दैट मीन्स कि आपका जो शुक्र धातु है वो वीक हो रहा है पित्त दोष की वजह से। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो स्पाइक्स की क्वालिटी से पता लगाते हैं कि कौन से दोष ने कौन सी धातु को वीक किया है। अब हम डिटेल में बात करेंगे अलग अलग धातुओं की। सबसे पहले आ जाता है रस धातु। मैंने आपको रिंग फिंगर पे जो रस धातु की लोकेशन बताई है, यदि वहाँ पे आपको पेशेंट की पल्स एग्जामिनेशन करते टाइम रस धातु की लोकेशन पे वातज स्पाइक मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो वात दोष है वो रस को विकृत कर रहा है, वीक कर रहा है। पेशेंट में सिम्टम्स क्या आएंगे एंड व्याधियाँ क्या उत्पन्न हो सकती हैं? डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, पुअर सर्कुलेशन, कोल्ड स्किन, एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसका स्किन का जो कलरेशन है वो ब्लैकिश एंड ब्राउनिश डिसकलरेशन हो जाए, और स्किन जो है रफ हो सकती है, क्रैक्ड स्किन हो सकती है। और इसी तरह से आपको अगर रस धातु पे पित्तज स्पाइक मिलता है, इट मीन्स कि एक्सेस पित्त जो है वो रस धातु में फ्लो कर रहा है एंड उसका आपको स्पाइक फील हो रहा है एट द लोकेशन ऑफ रस धातु, एंड पेशेंट को पायरेक्सिया फीवर हो सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्किन पे एक्जिमा, रैशेस, इस तरह की व्याधियाँ हो सकती हैं। एंड उसी तरह से अगर आपको रस धातु में कफज स्पाइक मिलता है रस धातु की लोकेशन पे, दैट मीन्स कि कफ धातु रस धातु को विकृत करके अपने सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में उत्पन्न कर रहा है, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट की हिस्ट्री दे सकता है आपको पेशेंट, एंड स्किन जो है वो थिक हो सकती है, ऑयली हो सकती है। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, वो हमारे इम्यूनिटी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को मेंटेन रखता है। बॉडी में जितने भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे लड़ता है। वो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है हमारे बॉडी की। तो जब कफ एक्सेस अमाउंट में इस लिम्फेटिक सिस्टम में फ़्लो करता है तो इसको कहीं ना कहीं कंजेशन कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होकर उसको कफ, कोल्ड जैसी एलर्जीज़ हो सकती हैं, या फिर और भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस की हिस्ट्री वो आपको दे सकता है। नेक्स्ट इज रक्त धातु। यदि आपको वातज स्पाइक मिलता है रक्त धातु की लोकेशन पर ऑन रिंग फिंगर, देन इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट में फील डिजीनेस, उसको चक्कर यानी वर्टाइगो आ सकते हैं, या फिर उसको कार्डिक एरिथमिया की हिस्ट्री भी वो दे सकता है। एंड वातज स्पाइक ऑन रक्त धातु लोकेशन ऑल्सो इंडिकेट्स कि पेशेंट को वात रक्त यानी कि गाउट की हिस्ट्री भी आपके रोगी में आपको मिल सकती है। और इसी तरह से यदि पित्त स्पाइक आपको रक्त धातु पे मिलता है, मतलब पित्त एक्सेस अमाउंट में पित्तज दोष की वृद्धि हो गई है, प्रकोपित हो गया है और वो ब्लड में फ़्लो कर रहा है, रक्त धातु में फ़्लो कर रहा है, तो पेशेंट आपको कंप्लेंट्स कर सकता है कि उसको कई तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, हेमरॉइड्स, ब्लीडिंग इन द जीआई ट्रैक, विच में इंडिकेट दैट पेशेंट पासेस टैरी ब्लैक स्टूल। एंड इसके अलावा
पेशेंट को ईज़िली कैपिलरी लेवल पर हैमरेज हो सकता है, मींस कि उसको उसके बॉडी पर ईज़िली ब्रूजेस यानी कि नीले निशान आ सकते हैं, उसको हाइव्स, रैशेस, अर्टिकेरिया जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड क्योंकि जब पित्त बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रकोपित होता है तो वो रेड ब्लड सेल्स को बर्न कर देता है एंड उसकी शेप को ख़राब कर देता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया की हिस्ट्री भी आपको पेशेंट में मिल सकती है। एंड जब कफ धातु मतलब कफज दोष का जो स्पाइक है वो रस धातु की लोकेशन पर आपको मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि कफ दोष इज़ फ्लोइंग इनसाइड द रक्त धातु। अब कफ जो होता है रक्त में यानी ब्लड में फ्लो करेगा तो वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट में इंडिकेट करेगा, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाइपरटेंशन। और क्योंकि कफ जो होता है वो स्वीट होता है, मधुर रस होता है, तो वो रक्त में जब फ्लो करता है तो डायबिटीज़, हाइपरग्लिसीमिया जैसी हिस्ट्री आपको पेशेंट में मिलेगी। या फिर आप उसको इस तरह की अगर आपको पेशेंट में पल्स मिलती है, मतलब रक्त धातु के लोकेशन पर आपको कफ दोष का स्पाइक मिलता है, बट पेशेंट कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं दे रहा है, आप उससे मतलब उसको डायबिटीज़ वाली पल्स एग्जामिनेशन हो रही है बट वो उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हाई ब्लड शुगर लेवल्स की, आप उसको फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक्स, कि उसको फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, घर में उसके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को डायबिटीज़ हो सकती है, इसीलिए उसकी पल्स ड्यू टू जेनेटिक्स हेरिडिटी इस तरह से शो हो रही है कि उसके रक्त धातु पे कफ दोष का स्पाइक आपको मिल रहा है, बट ऐसा पेशेंट को कोई हिस्ट्री सिम्टम्स की हिस्ट्री नहीं है। तो इस तरह से आपको पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री का भी पता चल सकता है कि उसकी फैमिली में कौन से डिजीज़ रन कर रहे हैं थ्रू पल्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज मांस धातु। जब आपको मिडिल फिंगर पर मांस धातु की लोकेशन पर वातज स्पाइक फील होता है, दैट मीन्स कि एक्सेस वातज दोष इज फ्लोइंग इन द मांस धातु एंड वो मांस धातु को वीक बना रहा है, विकृत कर रहा है, जिससे मसल वीकनेस, मसल फटीग, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मसल ट्विचिंग जैसे सिम्टम्स आपको पेशेंट में मिलेंगे। इवन वात जो दोष है वो इमैसिएशन भी क्रिएट करता है मसल्स में, मतलब कि मसल वास्टिंग वाली कंडीशन जो होती है। उसी तरह से जब आपको मांस धातु की लोकेशन पर पित्तज स्पाइक मिलता है, दैट मीन्स कि उसमें एक इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन पित्त दोष क्रिएट कर रहा है मांस धातु में। जब एक्सेस पित्त दोष मांस धातु में फ्लो करता है उसको विकृत करके इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन क्रिएट करता है, जैसे कि मायोसाइटिस, जो आइटिस वाली टर्म्स हैं दैट इंडिकेट्स की इन्फ्लामेशन, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, ऐसे आपने पेशेंट्स कई देखे होंगे। एंड इवन की लॉन्ग स्टैंडिंग जो पित्त होता है, लंबे समय तक अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो पित्त दोष लंबे समय तक मांस धातु में यदि ठहर जाए तो वो रियूमेटिक पेन जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है मसल्स में। एक्सेस पेन होती है, एक्सेस इन्फ्लामेशन होती है, इसे हम मस्कुलर रूमेटिज्म भी बोलते हैं। एंड फ्यूचर में ये पेशेंट में फाइब्रोमाइल्जिया जैसी व्याधि उत्पन्न कर सकता है। एंड इसके साथ साथ अदर मैनिफेस्टेशंस लाइक कि उस जगह पर बॉइल्स यानी कि छाले पड़ जाना या फिर हेमरॉइड्स की कंप्लेन भी आपको दे सकता है पेशेंट। बेसिकली हेमरॉइड्स क्या होता है, जब जो ब्लड वेसल है उसकी जो मस्कुलर लेयर है वो इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है ड्यू टू एक्सेस पित्त, तो वो उस जगह पर पाइल्स या हेमरॉइड्स क्रिएट कर देती है। एंड नेक्स्ट इज यूवेलाइटिस। यूवेला जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है ओरल कैविटी में, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है जिसकी वजह से उसमें इरिटेशन होती है एंड वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को थ्रोट में इरिटेशन, कफ जैसी प्रॉब्लम्स आती है। एंड रात को सोते समय खराटे मारना यानी कि स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम्स आपको पेशेंट बताता है, क्योंकि यूवेला इन्फ्लामेशन के कारण, पित्त दोष यूवेला का इन्फ्लामेशन कर देता है जिसके कारण वो इन्फ्लेम्ड होकर रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देता है। उसी तरह से जब कफ दोष का स्पाइक आपको मांस धातु की लोकेशन पर मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट को
फाइब्रोडर्मोइड सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर, मसल ट्यूमर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, मायोमास जैसी कंडीशन हो सकती है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी एंड इमैसिएशन में क्या फ़र्क है? यदि आपको मांस धातु की लोकेशन पर वातज स्पाइक मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि इमैसिएशन यानी कि वास्टिंग ऑफ मसल हो रहा है। एंड यदि आपको मांस धातु की लोकेशन पर कफज स्पाइक मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन बन रही है पेशेंट में। हाइपरट्रॉफी मतलब नॉर्मली जो ग्रोथ होती है उसमें किसी भी टिश्यू में सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, बट हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उस एरिया में वन मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स में एक अजीब सा एनलार्जमेंट ऑफ साइज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है मेद धातु। जब आपको मिडिल फिंगर पर मेद धातु की लोकेशन पर वातज स्पाइक मिलता है तो वो मेद धातु की क्षीणता की ओर इंडिकेट करता है। मेद धातु क्या करता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल टिश्यू होता है उसको नरिशमेंट करता है, उसको नरिश करता है। तो जब मेद धातु वात दोष के कारण विकृत हो जाता है, देन जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल टिश्यू या साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो साइनोवियल फ्लूइड निकलता है उसकी क्षीणता हो जाती है, एंड देन जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बहुत कम होने लगती है, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन एंड इवन डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट भी हो सकता है ड्यू टू ड्राइंग ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। एंड लिगामेंट्स जो हैं वो भी वीक होने लगती हैं, एंड जो सराउंडिंग मसल्स है उसके वास्टिंग यानी कि इमैसिएशन होने लगती है। और जब आपको पित्त स्पाइक मिलता है मेद धातु की लोकेशन पर, दैट इंडिकेट्स इन्फ्लामेशन। जो ऑर्गन्स जिनके सराउंडिंग में फैट लेयर है जो कुशन की तरह काम करती है, ऑर्गन्स को आउटर ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती है, वो फैट लेयर यानी कि मेद धातु विकृत होने लगती है पित्त के एक्सेसिव फ्लो के कारण। तो इस तरह से ऐसे ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, डीजनरेटेड चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आपको किडनी में, एड्रीनल ग्लैंड्स में दिखेगी, या फिर आपको लीवर में डीजनरेटिव फैटी डीजनरेटिव चेंजेस आपको देखेंगे। फैटी डीजनरेटिव चेंजेस बहुत कॉमन है जब आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एंड इवन कि पित्त दोष जो है एक्सेस होने के कारण, प्रकोपित अवस्था में होने के कारण पेशेंट्स को कुछ ऐसी कंप्लेंट्स कर देता है जैसे कि बॉयल्स, एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन जैसी कंप्लेंट्स पेशेंट को होने लगती हैं। एंड जब कफ स्पाइक आपको मेद धातु की लोकेशन पर मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट को मल्टीपल लाइपोमा हो सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लाइपोमा वाले पेशेंट्स। फाइब्रोमास हो सकते हैं, फाइब्रोसिटिक ब्रेस्ट, रीनल कैल्कुलाई, गॉल स्टोन, सेबेशियस सिस्ट। तो दोस्तों जो गॉल स्टोन, रीनल कैल्कुलाई के आपको पेशेंट मिलते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि उनके मेद धातु में विकृत कफ का फ्लो हो रहा है, प्रकोपित कफ का फ्लो हो रहा है। और जो यूरिन होता है, क्योंकि वो क्लेद को, क्योंकि कफ एक्सेस में मेद धातु में बढ़ चुका है, क्लेद उत्पन्न करता है। तो क्लेद क्या होता है, जो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ कफ को हम क्लेद बोलते हैं। यूरिन क्लेद को कैरी करता है मेद धातु से। तो इस तरह से पेशेंट को एल्ब्यूमिन्यूरिया की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उस क्लेद में अगर पित्त दोष जो है एक्सेस प्रकोपित अवस्था में आ जाए तो वो नेफ्राइटिस भी कॉज कर सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है अस्थि धातु। जब आपको इंडेक्स फिंगर पर अस्थि धातु की लोकेशन पर वातज स्पाइक मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि जो जॉइंट्स हैं पेशेंट के उसमें क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड्स हैं, उसमें पेन है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर डीजनरेटिव आर्थराइटिस की हिस्ट्री आपको मिल सकती है अपने पेशेंट में। उसके हेयर्स एंड नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं, मतलब जल्दी टूटते हैं। बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की कंप्लेंट्स देते हैं कि हमारे नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, या फिर हेयर फॉल काफ़ी जल्दी होता है, हेयर्स जो है वीक हैं एंड थिक हेयर्स नहीं है, अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब कि जो वातज दोष है वो अस्थि धातु में फ्लो करके अस्थि धातु को विकृत कर रहा है। एंड इसके अलावा पर्सन जो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान रहता है, बट एक बार आप उसको वातज दोष को शमन करने की चिकित्सा देते हैं तो वापस उसके हेयर ग्रोथ नॉर्मल होने लगती है, हेयर ग्रोथ थिक एंड अच्छी हेयर ग्रोथ होने लगती है।
और इस तरह से जब आपको अस्थि धातु पर पित्तज दोष का स्पाइक मिलता है, दैट इंडिकेट्स पेरिओस्टाइटिस, या फिर उसको जो हेयर फॉल है, जो मैंने आपको वातज स्पाइक के कारण बताया है, पित्तज स्पाइक के कारण हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। एंड इवन जो पित्त प्रकोपित अवस्था में जब रहता है उसके अस्थि धातु में, तो वो शुक्र और आर्तव धातु को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगता है, जिसके कारण ना कि पेशेंट का जो हेयर फॉल सिवियर होता है, बल्कि उसका प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर लॉस भी होने लगता है। एंड उसको वो आपको रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स या फिर टूथ में एब्सेस की हिस्ट्री देता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको नेल्स का फंगल इन्फेक्शन रिपीटेडली होता रहता है। वो पित्तज दोष के कारण होता है, जब पित्त दोष अस्थि धातु को विकृत करता है। एंड इसी तरह से जब आपको कफज स्पाइक मिलता है अस्थि धातु की लोकेशन पर, दैट इंडिकेट्स जॉइंट्स में इफ्यूजन एंड स्वेलिंग। इफ्यूजन मतलब कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना, एंड स्वेलिंग हो जानी जॉइंट्स की, ऑस्टियोमा, एंड इवन की नी जॉइंट्स का ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री भी आपको मिल सकती है। जब आप उस फ्लूइड को एस्पिरेट करके उसका टेस्ट करवाएंगे तो उसमें टीबी भी आपको मिल सकता है। कफज धातु कफज दोष जो है वो अस्थि धातु को इस तरह से विकृत भी कर सकता है कि पेशेंट को बोनी डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं या नेल्स में डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज मज्जा धातु। अगर आपको अपने रोगी में कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ब्रेन के रिलेटेड सिम्टम मिलता है, दैट मीन्स कि दोष जो है वात पित्त कफ दोषों से मज्जा धातु विकृत हो चुकी है। यदि आपको मज्जा धातु की लोकेशन पर वातज दोष का स्पाइक मिलता है, दैट मीन्स कि आपको अपने पेशेंट में टिंगलिंग, नंबनेस या लॉस ऑफ सेंसेशन जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। सेंसरी परसेप्शंस जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, तापमान का महसूस होना, पेन का महसूस होना या टच, ऐसी फीलिंग्स जो सेंसेशंस होती हैं वो बिल्कुल ही डिमिनिश या ख़त्म हो सकती हैं। पेशेंट को इंसोमनिया मतलब कि स्लीपलेसनेस या फिर हाइपर एक्टिविटी जैसी कंप्लेंट्स मिल सकती हैं जब उसका वात दोष जो है वो मज्जा धातु में जाकर मज्जा धातु को विकृत कर देता है। और इसके अलावा पेशेंट को अदर कंडीशंस जैसे कि टॉसिस भी हो सकता है, जो कि एक आई का डिसऑर्डर है। एंड मज्जा धातु में वात दोष जो है उसको विकृत जब करता है तो मज्जा धातु के साथ वो मांस धातु को भी विकृत कर सकता है, जिससे मस्कुलर टोन जो है उसकी या फिर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो सकता है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि तर्पक कफ कैसे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, कैसे ब्रेन के ग्रे मैटर के फंक्शंस जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, ग्रे मैटर फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, एंड जो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, जब वात दोष मज्जा धातु में जाकर मज्जा धातु को विकृत करता है तो उसके साथ ही वो तर्पक कफ की फंक्शनिंग को, तर्पक कफ की फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब करके रख देता है, जिसके कारण अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स हो जाते हैं। दैट लीड्स टू रिजिडिटी इन द बॉडी। पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि उसके मस्कुलर टोन जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है, एंड उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड है, मतलब कि हाइपरटोनिया की कंडीशन आ चुकी है उसकी बॉडी में। एंड उसको डायग्नोस जो है वो उसमें मिल सकता है कि उसको पार्किंसंस डिसीज़ हो सकता है, कन्वल्शंस, एपिलेप्सी डिसऑर्डर हो सकता है, यदि वात दोष जो है मज्जा धातु में जाकर मज्जा धातु को विकृत करने के साथ साथ तर्पक कफ जो कि मज्जा धातु में रहता है उसको भी विकृत कर देता है। तो ऐसे डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स आपको पेशेंट में मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ श्लेष्मक कफ जो कि मोटर न्यूरॉन जो है, लोअर मोटर न्यूरॉन के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है और ये मज्जा धातु में ही रहता है। तो वात दोष जो है मज्जा धातु में रहकर यदि तर्पक कफ की जगह श्लेष्मक कफ को डिस्टर्ब करता है तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन से रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं,
अबॉलिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में रिजिडिटी नहीं रहती, उसकी मस्कुलर टोन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एंड उसको हाइपोटोनिया हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैसिडिटी हो सकती है, उसकी बॉडी थोड़ी सी भी रिजिड नहीं रहेगी। यूजुअली क्या होता है कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होता है उसमें रैपिड मसल वास्टिंग होती है, अल्सरेशन ऑफ द टिश्यूज़, इस तरह के चेंजेस आपको मिलते हैं। क्लासिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं स्ट्रोक पैरालिसिस का। एंड इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द लीजन कि वो अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन है या कि लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है, पेशेंट में उसी तरह से उसी से रिलेटेड आपको सिम्टम्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर वायु दोष जो है मज्जा धातु को डिस्टर्ब कर रहा है, साथ साथ उसने श्लेष्मक कफ को भी डिस्टर्ब कर दिया, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीशंस हो जाएंगे, जिसके कारण पेशेंट में रिफ्लेक्सेस अबॉलिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एंड पेशेंट जो है इमूवेबल, मूव नहीं कर सकता विद फ्लैसिड मस्कुलेचर। एंड अगर वात दोष ने तर्पक कफ की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करा तो अपर मोटर न्यूरॉन लीशंस होने के कारण पेशेंट की मस्कुलेचर जो है वो टोन बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी एंड इमूवेबल होगा पेशेंट आपका। आपने यूजुअली पैरालिसिस के पेशेंट को देखा होगा कि उसमें या तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है या बहुत ज़्यादा अपर या लोअर लिम्ब में रिजिडिटी होती है, तो वो इसी के कारण होती है। एंड इसके बाद आ जाता है पित्तज स्पाइक इन मज्जा धातु। यदि आपको मज्जा धातु में पित्तज स्पाइक मिलता है, इसका मतलब क्या है कि जो नर्व शीथ है उसमें डीमाइलिनेशन हो रही है, दैट लीड्स टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पित्त जो है वो नर्व में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पित्तज दोष का काम है इन्फ्लामेशन क्रिएट करना अपनी प्रकोपित अवस्था में। तो इन्फ्लामेशन के कारण न्यूराइटिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जैसे कि मेनिंजाइटिस, एनकेफ्लाइटिस पेशेंट को हो सकता है। एंड इसके साथ साथ जो नर्व है, नर्व के जो ट्रैक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के कारण, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के कारण अलोंग द ट्रैक ऑफ द नर्व पित्तज स्पाइक जो है, मतलब पित्तज दोष इन मज्जा धातु उसको विकृत करके हर्पिस ज़ॉस्टर क्रिएट कर सकता है पेशेंट में। एंड अगर ऑन द लेवल ऑफ माइंड अगर पित्तज दोष मज्जा धातु को विकृत करता है तो पेशेंट में स्कीज़ोफ्रेनिया जैसी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, डिजीज़ हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट में बहुत ज़रूरी है पित्त को शमन करने की चिकित्सा देना। एंड जब कफज स्पाइक आपको मज्जा धातु में मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट को हाइड्रोकेफलस हो सकता है इन चिल्ड्रन। मतलब कि हाइड्रोकेफलस में क्या होता है, जो उनके ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ट्यूमर्स हो सकते हैं, ग्रे मैटर में भी हो सकते हैं या वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में भी हो सकते हैं। यदि ट्यूमर वाइट मैटर में होता है दैट मीन्स कि तर्पक कफ जो है वो इन्वॉल्व है। एंड अदर कंडीशंस जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो सकता है या फिर हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा नींद आना, लेथार्जी, डिप्रेशन जैसी कंडीशंस हो सकती हैं जब कफज दोष पेशेंट की मज्जा धातु को विकृत करता है। नेक्स्ट इज शुक्र एंड आर्तव धातु। देखिए तीनों फिंगर्स के जो मिडिल कर्वेचर है वहाँ पर लोकेशन होती है शुक्र एंड आर्तव धातु की। जब आपको इंडेक्स फिंगर पर मिडिल कर्वेचर पर स्पाइक मिलता है, दैट इंडिकेट्स कि जो स्पाइक है वो वातज स्पाइक है जो कि शुक्र और आर्तव धातु को दूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है। एंड दीज धातु ड्यू टू द प्रकोपित अवस्था ऑफ वात दोष दे बिकम ड्राई एंड डेबिलिटेटेड। इनमें ड्राइनेस आ जाती है, क्षीणता आ जाती है। जो शुक्र धातु होता है वो मैन में एक्टिव होता है 16 to 70 ईयर्स ऑफ एज, एंड आर्तव धातु है दैट इज एक्टिव इन वुमेन फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 50 ईयर्स। आफ्टर दिस एज men and women they experience loss of energy, low libido। तो अगर वातज दोष जो है वो शुक्र धातु को पहले ही विकृत कर देता है तो पेशेंट में सिम्टम्स मिलते हैं जैसे कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन
एंड जब वात दोष आर्तव धातु में चला जाता है, विकृत करता है, तो अर्ली मीनोपॉज जैसे सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये धातुएं क्षीण हो चुकी हैं ड्यू टू द विकृति ऑफ वात दोष। एंड वुमेन में अगर हिस्ट्रेक्टमी यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस हो चुका है, तो उस जगह पर एक खविगुण्य यानी कि एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी जहां वात दोष एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ऐसे में आपको पल्स जो है उसमें वातज स्पाइक मिल सकता है एट द लोकेशन ऑफ आर्तव धातु। एंड इसी तरह से जब पित्तज स्पाइक मिलता है आपको मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पर, मतलब एट द लोकेशन ऑफ शुक्र धातु आर्तव धातु एट द मिडिल फिंगर मिडिल कर्वेचर, तो दैट मीन्स कि वो पित्तज स्पाइक जो है वो पित्त दोष जो है शुक्र एंड आर्तव को विकृत कर रहा है। पेशेंट आपको कुछ ऐसी हिस्ट्री देगा जब पित्त दोष शुक्र धातु को विकृत करता है, आर्काइटिस, एपिडिडमाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस और अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम प्रोस्टेट प्रॉब्लम। और इसी तरह से जब पित्त दोष आर्तव धातु को विकृत करता है, देन पेशेंट को वुमेन को एंडोमेट्राइटिस, फिब्रॉइड ट्यूमर जो कि बहुत कॉमन है इन द यूट्रस, मल्टीपल मिसकैरेजेस जैसी प्रॉब्लम्स या ऐसी हिस्ट्री आपको वो दे सकती हैं। या फिर इसके अलावा सेंसिटिव निप्पल्स, पेन इन ब्रेस्ट, टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, स्तन्य को इफ़ेक्ट करता है, मतलब लैक्टेशन को इफ़ेक्ट करता है पित्त दोष। एंड अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि बार्थुलिन सिस्ट, बार्थुलिन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, सर्विसाइटिस या फिर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया जैसी हिस्ट्री आपको पेशेंट दे सकता है। इसके अलावा ऊफोराइटिस, देखिए जो आइटिस वाली प्रॉब्लम है, मतलब इन्फ्लामेशन वाली प्रॉब्लम पित्त दोष ही क्रिएट करता है, चाहे वो कोई भी धातु हो। एंड पेनफुल ओवरीज, वेजिनाइटिस एंड फंगल इन्फेक्शन इनसाइड द वेजाइना, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द वेजाइना जैसे कि क्लेमाइडिया। एंड उसी तरह से जब आपको रिंग फिंगर पर मिडिल कर्वेचर पर यानी शुक्र आर्तव की लोकेशन पर जो स्पाइक मिलता है, दैट इज कफज स्पाइक, मीन्स कि कफ दोष प्रकोपित अवस्था में शुक्र आर्तव धातु को विकृत कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अगर शुक्र धातु को कफ विकृत कर रहा है, शुक्र धातु में एक्सेस कफ का फ्लो है, दैट मीन्स कि इट इंडिकेट्स पेशेंट को कैलकुलाई की हिस्ट्री हो सकती है, प्रोस्टैटिक कैलकुलाई या फिर टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिस में स्वेलिंग, हाइड्रोसील मीन्स की एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द स्क्रॉटल स्किन। एंड इसके अलावा अगर कफ दोष आर्तव धातु को डिस्टर्ब करता है, विकृत करता है, दैट कैन लीड टू ओवेरियन सिस्ट और सिस्टिक ओवरी। जब वात दोष आर्तव को विकृत करता है, देन इट कैन क्रिएट एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब्यूलर प्रेगनेंसी। एंड उसी तरह से ये कंडीशन कफ के एक्सेस अवस्था में भी हो सकती है, जब कफ दोष जो ट्यूब्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज कर देता है, फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज कर देता है, स्रोतों को अवरोध कर देता है, दैट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्यूब विच कॉजेस एक्टोपिक जेस्टेशन ट्यूब्यूलर प्रेगनेंसी। दोस्तों, नाड़ी विज्ञान ये अपने आप में ही इतनी ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, मेल फीटस है कि फीमेल फीटस है, इसका पता भी हम नाड़ी से लगा सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी तीनों फिंगर्स को पेशेंट की रेडियल आर्टरी पर पोजीशन करते हैं एंड पेशेंट की पल्स चेक करते हैं, यदि आपको फील हो रहा है कि उसकी नाड़ी जो है, पल्स जो है, मतलब रेडियल आर्टरी जो है वो शिफ्ट हो रही है, या तो उसकी लेटरल साइड पर मतलब थंब साइड पर, या फिर मीडियल साइड पर मतलब अल्नर साइड मींस लिटिल फिंगर की साइड पर, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट। एंड यदि उसकी नाड़ी लेटरल साइड पर शिफ्ट करती है, मतलब कि उसके थंब की साइड पर शिफ्ट करती है, दैट मीन्स मेल फीटस। एंड यदि उसकी नाड़ी मीडियल साइड पर शिफ्ट करती है, दैट इंडिकेट्स फीमेल फीटस। एंड ये जो नाड़ी है प्रेगनेंसी वाली एट 5th लेवल ऑफ पल्स, ये कब फील होती है? आफ्टर 15 to 30 days आफ्टर कंसेप्शन। एंड इसी को हम आर्तव पल्स कहते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की अर्ली प्रेगनेंसी। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे
पल्स डायग्नोसिस से धातुओं की क्षीण अवस्था एंड विकृत अवस्था को जान सकते हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं पल्स डायग्नोसिस से कि कौन से दोष ने कौन सी धातु को विकृत किया है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत यूज़फुल लगी होगी। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, डीप से डीप नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन आपको चलना खुद है। आपको अपनी प्रैक्टिस के द्वारा इस ज्ञान को और ज़्यादा अच्छे से अचीव करना है, इसको एक हुनर बनाना है जिससे आप एक नाड़ी विशेषज्ञ कहला सकते हैं।